नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज की यदि हम क्लास की बात करें तो सामान्य विज्ञान पार्ट 5 5000 प्रश्नों की जो अपनी एक श्रृंखला चल रही है उसी में पार्ट 5 है, यानी 150 क्वेश्चन आज हम फिर लेकर आए हुए हैं। चलिए दोस्तों, तो अपन चालू करते हैं बिना लेट किए हुए इन क्वेश्चनों को। इसके पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सब्सक्राइब करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो आपके लिए ये है कि जैसे ही क्लास चालू होगी नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा, क्योंकि अब जैसे पटवारी की जो भी एग्जाम आने वाला है, जेल प्रहरी, एमपीएसआई, वन आरक्षक है ना, और एमपी पुलिस, ये लगभग अगर देखे जाएं तो क्रम वाइज हैं। धीरे धीरे ये सभी आते जाएंगे और आते जाएंगे, तो अभी से ही आपके पास में प्रश्नों का एक तरीके से देखा जाए और उनके उत्तरों सहित काफ़ी सारा एक तरीके से देखा जाए तो मैटर होगा। और इनसे आप एग्ज़ाम को फाइट करने में जरूर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके पास में जब ज़्यादा मैटर होगा दोस्तों, ज़्यादा सामान्य अध्ययन हो, चाहे सामान्य विज्ञान हो, चाहे सामान्य हिंदी हो, जब आपके पास में ज़्यादा मैटर होगा तो फिर कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी हल कर सकते हैं, है ना। दूसरा फायदा आप लोगों के लिए ये होगा दोस्तों कि पटवारी के जो एग्ज़ाम है 15 मार्च से जो चालू होने वाले हैं, उनका एनालिसिस हम लोग इस चैनल पर करवाएंगे। एनालिसिस में यानी कि उस दिन 15 तारीख और जिस जिस तारीख को पेपर होंगे उस दिन कितने कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, उन सभी पर चर्चा होगी और उनसे संभावित और प्रश्न कौन से पूछे जा सकते हैं, इन पर भी चर्चा होगी। जिससे आपके दिमाग में एक आगामी समय के लिए रणनीति तैयार हो जाएगी कि हाँ यार, इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, हमें यहाँ यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हों, टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि उसमें पीडीएफ आपको, चाहे ये सामान्य विज्ञान की हो, सामान्य हिंदी की हो, है ना, चाहे इस प्रबंधन की हो, जो भी जैसी भी पीडीएफ है उसमें प्राप्त हो जाएंगी आपके लिए। जैसे ही आप जुड़ जाएंगे तो आपको जैसे ही क्लास चालू हुआ करेगी पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अपन चालू करते हैं बिना लेट किए हुए। चलिए, सबसे पहले ही देखते हैं मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अवटु ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? अवटु ग्रंथि काफी बार आया हुआ प्रश्न है। अवटु, ये दा मत समझना, टा है। अवटु, इस प्रकार से अवटु ग्रंथि, ठीक है। ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ग्रंथियों से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम, काफी बार ये भी पूछा गया है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम। मूत्र में का क्या काम होता है? यूरिया को उत्सर्जित करना, यूरिया को उत्सर्जित करना। कहीं कहीं आ जाता है कि नाइट्रोजनी पदार्थों को, नाइट्रोजनी पदार्थों को भी उत्सर्जित करती है, ठीक। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? कार्यात्मक यानी क्रिएटिव इकाई एक तरीके से कौन सी होती है? नेफ्रॉन। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? नेफ्रॉन, है ना। किसकी कुंजक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडमा हो जाता है? आउटू ग्रंथि के कारण। किसके कारण? आउटू ग्रंथि के कारण मिक्सडमा रोग। कहीं कहीं ये मिक्सी नहीं, मिक्सडमा भी नाम आता है। मिक्स डमा, ये डिमा नहीं, डमा। डिमा भी आ जाता है, डमा भी आ जाता है, कंफ्यूज ना होना। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपरिन, हिपरिन। आप लोगों ने गौच देखी होगी, उसका कहीं कहीं नाम चौक भी होता है या गौच भी उसको बोलते हैं। इसके लार में भी या इसकी जीभ में भी हिपरिन नाम की एक प्रोटीन पाई जाती है। होता क्या है दोस्तों, ये लोग भैंस का खून पीती हैं या किसी अन्य जानवर का खून पीती हैं, तो हम सोचते हैं कि खून का थक्का उनके शरीर में क्यों नहीं बन जाता। वो इसीलिए नहीं बनता क्योंकि उनके पास में हिपरिन नामक प्रोटीन होती है और हिपरिन के कारण ही खून नहीं जमता। ये हमारे अंदर भी होती है। हमारे अंदर क्यों नहीं जम जाता? क्योंकि हिपरिन होती है। क्लियर? और इनकी मात्रा एक संतुलित मात्रा के तौर पर होती है। अगर ज़्यादा हो जाएगी तो फिर क्या होगा? तो समस्या देने लगेगा, क्योंकि बाहर निकलेगा तो फिर वो जम जाएगा या नहीं जमेगा। इसलिए इन सभी की मात्रा का जो आधार होता है वह संतुलन के आधार पर होता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। किसके द्वारा? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। बिल्कुल, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है? प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी मतलब जो रोगाणुओं से लड़ने की जिनमें क्षमता होती है, रोगाणुओं से लड़ने की जिनमें क्षमता होती है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? तो बिल्कुल हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, थायरोक्सिन। क्या है? थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन है। एक तरीके से देखा जाए तो आयोडीन की कमी से थायराइड रोग भी हो जाता है ना, वहां से भी आप लोग याद रखिएगा। मानव के श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है, वो जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, है ना, ब्लड वाइट ब्लड कर्पल्स,
इस तरीके की उनका व्यास पूछ रहा है, व्यास तो 007 mm, 007 mm। क्लियर। चलिए, बहुत छोटी इकाई होती है दोस्तों, अपन अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने में होता है? वक्र को, वक्र की क्रिया, यानी वक्र हम किसको भी कहते हैं दोस्तों? किडनियों को वक्र कहा जाता है, इन्हीं को गुर्दा भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए, अपोहन, बायलेसिस। क्लियर। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? यानी कि स्वेदन का मतलब होता है पसीना आना। ठीक। यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। सामान्यतः निषेचन किसमें होता है? तो गर्भाशय में। एमनियोसोंटोसिस एक तरीका है जो यह बताता है भ्रूण का लिंग, भ्रूण का लिंग। और अगर देखा जाए तो भारत में यह एक बहुत ज्यादा एक तरीके से कानूनी अपराध है। क्या है? कानूनी अपराध। जमानत भी नहीं होती दोस्तों इसमें, इसीलिए, क्योंकि भारत में एक तरीके से लड़कियों की हत्या कर दी जाती है ना, इसलिए भ्रूण के लिंग का परीक्षण भारत में कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? अधिवक्र ग्रंथि से। किससे होगा? अधिवक्र ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रीनल से। किससे होते हैं? एड्रीनल से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। ये हमारे एक तरीके से देखा जाए तो सिर के ऊपर वाले भाग में पाई जाती है ना। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी? पिट्यूटरी। वहां जो था बेटा वो क्या था? अंतःस्रावी ग्रंथि थी, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसलिए आउटू नाम था। यहाँ सबसे छोटी ग्रंथि तो पिट्यूटरी है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। देखा होगा, डॉक्टर कहते हैं भैया इनका अल्ट्रासाउंड कराओ, है ना। तो वो अल्ट्रासाउंड दरअसल पेट से संबंधित जो भी समस्या होती है उसके लिए होता है, और चूंकि शिशु भी वहीं पर होता है इसलिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडन सन, बीजांड सन के द्वारा, बीजांडन सन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी आता है दोस्तों, ये वाला प्रश्न याद रखिएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो टीएसएच। कौन सा है? टीएसएच। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितना है? 5 ग्राम। कितना है? 5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। रक्त जमाव से होता है प्रोथ्रोम्बिन का संबंध। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अवटू या थायराइड ग्रंथि, अवटू या थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन जाना जाता है? एड्रेनलिन, इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी हम जानते हैं। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वल्क, दंत वल्क यानी दांत का इनेमल, दांत का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वह सबसे कठोर होता है। क्लियर। किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका में। किसमें होता है? बीटा कोशिका में। इंसुलिन उत्पादित होता है पैनक्रियाज में। किसमें होता है? पैनक्रियाज में यानी अग्नाशय में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? वायु श्वसन, वायु श्वसन। ये वही है ऑक्सीकरण अनाक्सीकरण की क्रियाएं, है ना। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? बहुत बार आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। 4%। आदमी क्या होता है इसमें गलत से गलत लगा देता है, क्योंकि यदि उसने पढ़ा नहीं है तो। होता क्या है, हमें क्या लगता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ देते हैं, मतलब ऑक्सीजन ही ली CO2 ली। हम दरअसल लेते तो ऑक्सीजन है, लेकिन हम दरअसल वायु का मिश्रण लेते हैं और छोड़ते भी वायु का मिश्रण ही है। उसी मिश्रण में जो CO2 होती है वह 4% होती है। क्लियर। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों से। बिल्कुल, ऐच्छिक पेशियों से, यानी कि हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशियों। वंचित का मतलब क्या होता है? हृदय में नहीं है। ऐच्छिक पेशियां, पेशियां दो होती हैं,
एक ऐच्छिक और एक अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशियां कहाँ होती हैं, जैसे हमारे हाथों में है ना, या हम अगर देख लें तो हम हमारी उंगलियों में, ये ऐच्छिक पेशियां हैं। मतलब कि हम अपनी इच्छा से इनको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर हृदय चूंकि वंचित है इनसे, क्योंकि हृदय में है अनैच्छिक पेशियां पेशियां। क्या हृदय को आप चाहेंगे कि भैया थोड़ा रुक जाए यार, थोड़ी देर बाद चलना, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा ना। तो हृदय में क्या है, एक तरीके से अनैच्छिक पेशियां। समझ में आया। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है, तलुए पर, पिछली क्लास में आया हुआ ये प्रश्न था। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो फेफड़ा। कौन सा है, फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कौन सा, मेलानिन के कारण ही मानव त्वचा में रंग होता है। क्लियर। कंडारा जोड़ता है पेशी की हड्डियों को। आपको बता दें दोस्तों, ये जो फेफड़े होते हैं ये मनुष्य से 40 गुना अधिक फूल जाते हैं। याद रखिएगा, जितना मनुष्य है उससे भी 40 गुना अधिक इनकी क्षमता होती है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा अंग माना गया है। कंडारा, पेशी की हड्डी। लेकिन अगर बाहर फूलेंगे तो क्या मतलब, आदमी ही खत्म हो जाएगा, है ना। चलिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है, अधिवक्र ग्रंथि। कौन सी, अधिवक्र ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग में अवटु उद्धर्ध एडम्स एप्पल कहा जाता है, थायराइड उपस्थि को। थायराइड उपस्थि को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का, लगभग 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, उरु अस्थि। ये वही है जिसको जांग की हड्डी भी कहते हैं, जिसको फीमर भी कहा जाता है ना। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचले रहता है। कोशिकाओं में तरल, कोशिकाओं में तरल। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा में के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जाती है, फिल्म से। आंख में जो रेटिना है उसकी तुलना किससे की जाती है, फिल्म से। रक्त में जमने में किस तत्व की भूमिका होगी, सी ए, कैल्शियम की। मनुष्य में सामान्यतः फॉस्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है, 80 से 100। एक तरीके से जो शुगर का लेवल है वही बताया जा रहा है, 80 से 100 होती है 100 ml में। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या होंगी, संख्याओं में बढ़ जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा तेज हम सांस लेने लगते हैं और वायु दाब जो होता है अधिक ऊंचाइयों पर कम हो जाता है, इसलिए लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल सामान्यतः कितना होता है, 140 से 180 mg, 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए, रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या यानी कि जो नसें हैं उनकी त्रिज्या पहले इतनी थी अब इससे भी कम हो गई, बिल्कुल एकदम पतली सी हो गई, तब तो उसका रक्तदाब क्या होगा, बढ़ेगा, रक्तदाब बढ़ जाएगा। क्लियर। यानी पतली हो जाएं उनकी रुधिर वाहिकाएं तो उनका रक्तदाब बढ़ेगा। कारण क्या है कि रक्त तो भाई उसी स्पीड से आ रहा है, तो अभी तो जगह है, निकल रहा है। अब चूंकि ये हो गई हैं क्या, सिकुड़ी या फिर कम हो गई हैं, तो वो और तेजी से निकलेगा। जब तेजी से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, दीर्घ अस्थि में। किस में बनती है, दीर्घ अस्थि में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। श्वेत ग्रंथियों का मतलब वही पसीने वाली ग्रंथियां जो पूरे शरीर में होती हैं, तो वो ताप नियमन से, अभी अपन ने इसके पहले भी पढ़ा था कि वह किससे संबंधित है, ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है, 4। केंचुए में कितनी होती है दोस्तों, केंचुए में 13 होती है, याद रखिएगा। मधुसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है, क्या है, ग्लाइकोलिपिड। मधुसूदनी यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन आप जानते हैं, जो भी डायबिटीज के मरीज होते हैं वो धै इंजेक्शन अपने शरीर में लगाते ही रहते हैं। कारण क्या है, उनको डॉक्टर ने कह रखा है कि यदि आप इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं लगाएंगे तो ना ही आपको भूख लगेगी और आपकी शरीर की जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हैं सब गड़बड़ा जाएंगी। हिंदी में उसी को कहते हैं दोस्तों मधुसूदनी। इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, फिबुला एवं टीबिया। टीबिया कौन सी होती है दोस्तों, टीबिया जो होती है एक तरीके से मान लीजिए ये हमारा पैर है, ये उसका पंजा है, तो जो ऊपर वाली ये हड्डी होती है ना नीचे से, समझिएगा ये पैर के पंजा है समझिए, तो ये जो हड्डी होती है यही टिबिया कहलाती है। क्लियर। चलिए, पूरा ही नाम उसका टिबिया फुबेला। दो हड्डियां होती है ना, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो एक टिबिया एक फुबेला।
क्लियर। ये भाई हाथ नहीं है, ये पाँव है। अरे इसको ऐसे बनाओ ना, लो ये बना दिए पाँव विनोद का। अब विनोद के यहाँ पे क्या है, ये वाली जो हड्डी होगी ये टिबिया, और इसी के साथ में जो एक और रहती है फुबेला। क्लियर। गर्भाशय बॉम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, तो यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूटेरस, यूटरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके संग, ऑक्सीजन के साथ में। किसके साथ होती है दोस्तों, ऑक्सीजन के साथ। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्त्राव करती है, एड्रीनल ग्रंथि। कौन सी, एड्रीनल ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, पराआउटू हार्मोन या पराआउटू ग्रंथि का यही काम होता है। मानव शरीर में, याद रखिए, कैल्शियम और फास्फेट, कैल्शियम और फास्फेट मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, डिंब वाहिनी को। किसको, डिंब वाहिनी को। जब वक्र कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है, रक्त में नत्र जनित, रक्त में नत्र जनित। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, प्रमस्तिष्क। कौन सा, प्रमस्तिष्क। ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं में। किन में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में। किसी मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए, केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान, केवल तंत्रिकीय प्रकार्यों का अवसान। यदि एक पिता रक्त वर्ग ए है, माता रक्त वर्ग ओ हो, तो आप बताइए उनके पुत्रों का कौन सा वर्ग हो सकता है, तो ओ। कौन सा हो सकता है, माइनस ओ। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है, बी वाला किसको करेगा, या तो माइनस ए बी को या बी को। क्लियर, बी को तो देगा ही। यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी है, दूसरा ओ है, और उनके बच्चे संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा, या तो माइनस ए या बी, या बी। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है, माइनस पिता का RH प्लस माता का RH माइनस होना। होता क्या है दोस्तों, जब इस तरीके की अवस्था होती है तो पहला जो शिशु है वो तो बच जाता है किसी कारणवश, द्वितीय शिशु में, शिशु के ही अंदर रक्त का थक्का बन जाता है, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। ये RH फैक्टर है। इसको एक तरीके से सबसे पहले रहीसस नामक बंदर में देखा गया था, रहीसस नामक बंदर में देखा गया था। ब्लड क्या करता है, क्लॉटिंग बनाने लगता है। क्लियर, ये समस्या इसीलिए हो जाती है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो ए बी। कौन सा है, ए बी। क्लियर। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वातिग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, उसके रंग में प्रति एंटीजन का अभाव होता है ना, उसको प्रतिपिंड भी कहते हैं। चलिए, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, अब ये केमिस्ट्री के आ गए हैं दोस्तों। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की, वही भैया रदरफोर्ड। अल्फा किरणें क्या हैं, He++ आयन, He++ आयन। बीटा किरणें क्या हैं, ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित कण। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है, गामा किरणों में। गामा किरणें क्या होती हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, बोरॉन का। किसका किया जाता है दोस्तों, बोरॉन का, बोरॉन का। क्लियर। 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ कौन सा है, तो मैग्नीशियम, Mg। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। किससे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। क्लियर। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, जीवाश्म की आयु का। किसका, जीवाश्म की आयु का। अच्छा दोस्तों, ये आप लोगों ने देखा होगा कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, इनके द्वारा किस प्रकार से एक तरीके से देखा जाए तो हम ये देखते हैं
कि इसकी उम्र क्या होगी। होता क्या है दोस्तों कि दुनिया में जो कोई भी पदार्थ पाया जाता है तो उसमें कार्बन होता ही है। क्या होता है? कार्बन। C14 आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसकी मात्रा जितनी कम होती जाती है, एक तरीके से देखते हैं, जितनी कम होती जाती है उसी के आधे के हिसाब से उसका आधा जीवन काल मान लिया जाता है। समझ गए दोस्तों? इस प्रकार से आयु का निर्धारण होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हन ने। ये भी प्रश्न आता है दोस्तों। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉन ने। क्लियर? परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? विखंडन पर। परमाणु सिद्धांत में क्या होगा? विखंडन होगा। जैसे कि ये है एक अणु, परमाणु, ये तीन में टूटेगा इस तरीके से, ये भी तीन में टूटेंगे, ये इस तरीके से, ये भी तीन में टूटेंगे, और ये भी तीन में टूट गए, और इसके बाद ये भी तीन में टूटेंगे। समझ गए? तो इस तरीके से विखंडन होता है, ऊर्जा बहुत ज्यादा उत्सर्जित होती है। किस अब समझिएगा, अब जब ऊर्जा होती है तो इनमें से, जैसे ये दो हैं तो दो को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो ऊर्जा इससे निकल रही है इसका उपयोग कर लिया जाता है। परमाणु शक्ति संयंत्र। क्लियर? शक्ति संयंत्र की बात कर रहा हूं। अब यहीं यदि परमाणु बम होता तो संयंत्रित नहीं किया जाता, सीधा आदमी ही समाप्त हो जाते हैं, है ना? किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? विखंडन की अभिक्रिया में ये बहुत ज्यादा हानिकारक विकिरण पैदा करते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यहाँ पर दोस्तों नाभिकीय संलयन होता है। किस किस का? हाइड्रोजन का और हीलियम का। यहाँ पर नाभिकीय संलयन होता है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करेगा? भारी जल जो है वह मंदक का काम करता है, यानी उसको मंदा करने का काम करता है, या जो उसमें से परमाणु निकल रहे हैं उनको सोख लेने का काम करता है। कौन? भारी जल। इसको क्या बोलते हैं? D2O। इसके अलावा बोरॉन की छड़ें होती हैं, बोरॉन की छड़ें वह भी मंदक का काम करती हैं। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। विखंडन की प्रक्रिया किसके लिए उत्तरदायी होती है? परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। किनको करता है? गामा किरणों को। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। समझिए, शब्द उन्होंने अनियंत्रित लगा दिया। बम है तो बम का उपयोग तो हम किसी को नष्ट करने में या किसी को पूरी तरीके से समाप्त करने में करेंगे, तो नियंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए शब्द उन्होंने अनियंत्रित लगा दिया। नियंत्रित यदि शब्द लगा देते संलयन अभिक्रिया, तो उसका फिर प्रयोग अच्छे कार्य में होता है, यानी ऊर्जा के उत्सर्जन में होता है, इसीलिए उन्होंने अनियंत्रित शब्द को लगाया है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। ठीक है भैया। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। समझिए, कोई रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, इसका अभिप्राय क्या है कि पदार्थ का 3/4 यानी कि का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। क्लियर? एक रेडियोधर्मी तत्व जिसमें भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं थोरियम के। थोरियम के किसके पाए जाते हैं दोस्तों? थोरियम के। एक और आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, पोलोनियम। पोलोनियम ये भी एक तरीके से रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, या दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। दुनिया का सबसे खतरनाक, याद रखिएगा। साइनाइड भी नहीं है इतना खतरनाक जितना ये पोलोनियम 210 होता है। ये भी रेडियोधर्मी होता है। इसकी खोज दोस्तों किसने की थी? पिच ब्लेंड के माध्यम से, मैडम क्यूरी के द्वारा, जब वो रेडियम पर निष्कर्षण कर रही थी। क्लियर? कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन है समृद्ध यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम। एक बात और दोस्तों, सिर्फ अकेले एक ही ऐसी व्यक्ति हुई हैं जिन्हें नोबल के 2 पुरस्कार अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं, वो मैडम क्यूरी ही हैं। एक तो भौतिकी का भी मिला है उनके लिए, और रसायन का भी मिला है, और रसायन का भी मिला है। ठीक है। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म की। किसकी? जीवाश्म की। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? न्यूट्रॉन की। किसकी? न्यूट्रॉन की। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या तो वही होगी, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। क्लियर? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्राइटियम।
हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के। किसके पाए जाते हैं? पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक, वही जिसका मैंने अभी बताया सबसे खतरनाक जहर होता है ये, है ना। पोलोनियम की समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27। आइसोटोन होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? समान संख्या में न्यूट्रॉन। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉन। जिनमें इलेक्ट्रॉन समान होंगे तो उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? सम इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाएगा? सम इलेक्ट्रॉन। क्लियर। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण से। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण से। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा यथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। किनको? गामा किरणों को। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कोबाल्ट 60। या प्रश्न की प्रकृति कुछ इस प्रकार भी रहती है कि कैंसर के इलाज में किसका उपयोग होता है? तो कोबाल्ट या कोबाल्ट 60। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल क्या करता है? प्रोटॉन देता है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लिटमस पत्र का। किसका किया जाता है? लिटमस पत्र का। क्लियर। जल में घुलनशील भस्म बेस को क्या कहते हैं? क्षार। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षार। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने। किसने किया था दोस्तों? सोरेनसन ने। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्मों का स्वाद खारा होता है। कैसा होता है दोस्तों? खारा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45। एक बार और समझ लें। 7.35 से 7.45। दूध का पीएच मान क्या होता है? 6.6। आते हैं दोस्तों पीएच मान, बिल्कुल याद करके जाइएगा। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं? सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? किसी घोल की अम्लीयता और क्षारीयता होने का मूल्यांकन, यानी पीएच मान से हम किसी का भी या तो ये तय करते हैं कि ये या तो अम्लीय होगा या फिर यह क्षारीय होगा, और जो बीच का होगा उसको उदासीन भी कहा जाता है ना। ये कितने तक रहता है? 14 तक रहता है। 7 वाले को हम क्या बोल देते हैं? एक तरीके से उदासीन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्षारीय। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। H2O तथा जलीय NaOH से भरी परख नलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है लाल लिटमस के द्वारा। किसके द्वारा? लाल लिटमस के द्वारा। H2CO3 कैसा लवण है? तो H2CO3 अम्लीय लवण है। कैसा लवण है दोस्तों? अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? Na2CO3। Na2CO3। क्लियर। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। 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 स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। समझिए, स्थिर ताप पर ताप स्थिर है और गैस का आयतन यदि हम कम कर देंगे तो दाब बढ़ेगा। बिल्कुल, जगह छोटी हो गई। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या नियम है? अवोग्रैडो की परिकल्पना। इसको हम क्या बोलते हैं? अवेग्रैडो नियम। अवेग्रैडो नियम भी कहते हैं। कमेंट में बताइएगा अवोग्राडो संख्या क्या है? अवोग्राडो संख्या। ठीक है। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्राहम ने। क्लियर। वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? अमोनिया। ये कल भी आया था प्रश्न।
किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? 2 गुना। कितना होता है दोस्तों? 2 गुना। ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? अणु की। किसकी होती है? अणु की। गैसीय समीकरण पीवी बराबर एनआरटी में आर सूचित करता है एक मूल गैस को। किसको करता है? एक मूल गैस को। भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। क्या कहलाती है? आइसोथर्मल्स। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है मोल संख्या पर। जो आदर्श गैस होगी उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी? तो मोल संख्या पर। किस पर? मोल संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करती हैं जब तापक्रम होगा -273 डिग्री सेल्सियस। शून्य आयतन कब प्राप्त करेंगे दोस्तों? जब -273 डिग्री सेल्सियस उनका तापक्रम होगा। परम ताप का मान क्या है? परम ताप का मान -273 डिग्री सेल्सियस। यहीं पर क्रायोजेनिक तकनीक भी आती है। क्रायोजेनिक, इससे भी भारी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? निम्न तापकीय। निम्न तापकीय। परम शून्य ताप, ये आ तो गया देखिए। इसी को परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। यानी कि इससे नीचे कोई भी वस्तु तापमान में नहीं जा सकती नीचे की तरफ, यानी ठंडी इससे ज़्यादा कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं ईंधन कहलाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन यानी CO और N2 गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर गैस। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोड्यूसर गैस। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो पीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है? मरकैप्टॉन। क्या? मरकैप्टॉन। मरकैप्टॉन। इसी से उसमें स्मेल आती है। नॉर्मल जो उसमें मीथेन है दोस्तों, ब्यूटेन और प्रोपेन का चूंकि वो मिश्रण होती है, उसकी कोई गंध नहीं होती। यानी कि यदि आग लग जाए तो पता भी नहीं पड़ेगा और आग लग जाएगी। पर मरकैप्टॉन को इसीलिए मिला दिया जाता है ताकि समझ जाए कि कोई गैस यहाँ पर निकल रही है। जबकि मरकैप्टॉन के अंदर कुछ ऐसा नहीं होता कि वो जो मरकैप्टॉन है वह जलेगी, रहता उसी गैस में ही है। ठीक है। गोबर गैस मुख्यतः होता है, गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ब्यूटेन। कौन सी होती है? ब्यूटेन। पीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। पीजी यह एलपीजी है दोस्तों, याद रखिएगा, एलपीजी। ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्लियर। एनजी को पारिस्थितिकीय मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? प्रणोदक। देखिए याद रखिए, जो रॉकेट को चलाने में ईंधन प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रणोदक। कोयले की विभिन्न किस्मों में से कार्बन को प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है एंथ्रेसाइट की। कौन सी होती है? एंथ्रेसाइट की। ठीक है। भूरा कोयला यानी ब्राउन कोल के नाम से किसे जाना जाता है? लिग्नाइट को। किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? झाग वाला। झाग वाला। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CO2। यानी आग बुझाने में दोस्तों, आग बुझाने में देखिए CO2 के और क्या क्या काम है, ये आग बुझाने के काम आएगी। दूसरी बात, यह कोल्ड ड्रिंकों में भी रहती है। जो कोल्ड ड्रिंक आप लोगों ने देखी होगी जिनमें गैस वगैरह बन जाती हैं, उनमें यही CO2 रहती है। सोडा में भी ये रहती है। क्लियर। प्रति ग्राम ईंधन के द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा है? हाइड्रोजन। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO+N2 का। CO+N2 का। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन का। उत्प्रेरक यानी कैटालाइस्ट की खोज किसने की? वर्जीलियस ने। वर्जीलियस ने। उत्प्रेरक विष
कैटालाइटिक पोजीशन होता है क्रिया निरोधक। क्या होता है दोस्तों? क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक बायो कैटालाइस्ट है। क्या है? एंजाइम। क्या है दोस्तों? एंजाइम। तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है? एनआई। क्या है? एनआई। शीश कच्छ प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। शीश कच्छ में, सीसा कच्छ विधि में भी आ सकता है, याद रखिएगा। शीश कच्छ प्रक्रम या सीसा कच्छ विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, है ना। उत्प्रेरक एक तरीके से क्या होते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि जो क्रिया में भाग तो लेते हैं, क्रिया को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, पर उसमें अपरिवर्तित होते हैं, वही उत्प्रेरक कहलाते हैं। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेस। कौन सा? जाइमेस। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम का चूर्ण। क्या होता है? प्लेटिनम का चूर्ण। जिन्होंने 11th और 12th में साइंस ले रखी होगी, है ना, या मैथ ले रखी होगी, तो वहां पर केमिस्ट्री में उन्होंने इस प्लेटिनम चूर्ण का मिलाने के तौर पर या उत्प्रेरक के तौर पर काफी प्रयोग किया होगा, क्योंकि मैंने भी किया था। क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में, किसमें? डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयोग होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है? तो मोलिबेडनम। क्या कार्य करता है? मोलिबेडनम। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है क्या? सक्रियण ऊर्जा। क्या है? सक्रियण ऊर्जा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डॉब रेनर ने। किसने? रेनर ने या डॉब रेनर ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्तफलन होते हैं। नियम किसका है? मेंडलीफ का। किसका है दोस्तों? मेंडलीफ का। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो तो त्वरण के साथ नीचे। कहाँ? त्वरण के साथ नीचे। ये कंडीशन यदि होगी तब उसका भार वास्तविक भार से कम होगा। त्वरण के साथ नीचे यानी कि एकदम से नीचे की ओर। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रह की है? 36,000 किलोमीटर। पहले तो जानते हैं भू स्थिर उपग्रह क्या है। भू स्थिर उपग्रह वो उपग्रह होते हैं जो उसी दिशा से घूम रहे हैं जिस दिशा से पृथ्वी घूम रही है, इसलिए वो हमको हमेशा एक जगह पर स्थिर दिखाई देते हैं, इसलिए उनका नाम भू स्थिर रखा गया है। और अब वो पूछ रहे हैं कि उनकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर पर। कितना? 36,000। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? तो ये कहाँ से संबंधित थे दोस्तों? ग्रीस से संबंधित थे। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठों पर ना चिपकने का कारण असंजक बल का अभाव है। क्या है? असंजक बल का अभाव। पानी की बूंद समझिएगा, दरअसल जब शब्द पानी की बूंद आती है तो लोग पृष्ठ तनाव लगा देते हैं, पर प्रश्न को थोड़ा पढ़िए समझिए। वह क्या कह रहा है? पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर ना चिपकना, यह असंजक बल। पृष्ठ तनाव उनका आपस में एक तनावपन है जिससे वो गोलाकार ले लेती है, और ये चिपकने वाली बात चल रही है, तो ना चिपकना वह असंजक बल के कारण होता है। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द। कहाँ घूमता है? पृथ्वी के इर्द गिर्द, मतलब कि पश्चिम से पूरब की ओर। पहिए में बॉल बियरिंग का कार्य है स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। पहले आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली हिमपात की नाव के लिए नाव के द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। इस बात को समझिएगा, तभी तो वो तैर रही है। एक झील में, यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, एक झील में तैरने वाली हिमपात की नाव के लिए नाव के द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है, जो उसने विस्थापित कर दिया ऊपर से, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। लिए किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम। देखिए जैसे ही हम उसको पीटेंगे दोस्तों, तो होता क्या है? उसको पीटने पर उसके जो कण हैं वह नीचे झड़ जाते हैं और बाकी कंबल आगे की ओर निकल जाता है ना। तो जड़त्व का एक तरीके से मतलब जो जिस स्थिति में है वह उसी स्थिति में रहेगा यदि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। तो यहाँ पर यह पहला नियम आ जाता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा
बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्लियर। लोलक का आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल, उसका जो आवर्तकाल है वह किस पर निर्भर करता है? लंबाई के ऊपर। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ये प्रश्न अपन ने पिछली वाली क्लास में भी आया हुआ था, फिर से रिपीट हो गया, अब तो याद ही हो गया होगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाता है दोस्तों? 2 गुना। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ जाएगी। एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी दोस्तों? ये तो उसका पूरा वो निकल आया, p²/2m। क्लियर। एक भूग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो कहाँ से प्राप्त होगा? पृथ्वी से प्राप्त होगा। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है क्या? कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर या विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन की गति विषयक तृतीय नियम। क्लियर। नाव का आगे बढ़ जाना, बंदूक चलाने वाले का पीछे हट जाना, ये सभी तृतीय नियम के उदाहरण हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम। एक पांव से हम जल को पीछे करते हैं और एक हाथ से उसको पीछे करते हैं, तभी तो हमको वह पानी आगे धकेलता है और हम तैर जाते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। मान लीजिए ये दलदल है दोस्तों, अब यहाँ पर आदमी अगर सीधा खड़ा है तो नीचे अंदर घुसता जाएगा, लेकिन यदि वह लेट जाएगा तो लेट जाने से क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रफल जो होगा वह अधिक हो जाएगा। किसका? इस आदमी का। और अधिक हो जाएगा तो ये जो नीचे की ओर इसका दबाव पड़ रहा है वह भी कम हो जाएगा। क्लियर। तो वह जल्दी नहीं डूबेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, अभी अपन ने यही चर्चा की, कंबल को झाड़ देना, ये सब प्रथम नियम है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता, ये द्रव्य है दोस्तों, द्रव नहीं है, मतलब मैटर, मैटर की बात चल रही है, का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम। चलिए हम देखते हैं, इसको साबित करते हैं। एक आपके पास में किताब है। क्या है? किताब। आप कहेंगे किताब को क्या आप नष्ट कर सकते हैं? किताब को नष्ट कर सकते हैं? किताब को सिर्फ आप परिवर्तित कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। किताब को यदि जला देंगे तो वह क्या बन जाएगी? राख। राख भी तो बची है ना। राख कहाँ चली गई? वायु में। वायु में उसके कण तो घूम ही रहे हैं ना, वो कण किसी और में परिवर्तित होंगे, फिर किसी और में होंगे, फिर किसी और में होंगे। इसी प्रकार पूरे विश्व में जो ऊर्जा होती है वह भी नियत ही होती है, मतलब कि वह सिर्फ बार बार परिवर्तित होती रहती है। क्लियर। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है पास्कल के सिद्धांत का। किसका है दोस्तों? पास्कल के सिद्धांत का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। कौन सी की जाती है? द्रव्यमान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता, उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? यहाँ पर उन्होंने नहीं लिखा है। चलिए दोस्तों आगे, ये इसको फिर से लिख दिया था।
रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी या बैंड होती हैं? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उसे गिरने से बचाएगा। वो क्यों झुकता है? ताकि जो गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर ही बना रहे, ताकि वह गिरने से बच जाए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है, वही क्रिया जो अभी इसके पहले बताई गई। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन से। किससे होता है दोस्तों? नाभिकीय संलयन से। अभी आ गया। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या होगा? उतना ही रहेगा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि पानी का स्तर बढ़ जाएगा। कारण क्या है? उन्होंने बोला कि जब बर्फ, मान लीजिए ये पानी है, हमने इसमें बर्फ को डाल दिया, तो बर्फ जैसे ही इसमें आती है ना, तभी इसका लेवल ऊपर बढ़ जाता है। और जितना लेवल इसका बढ़ गया फिर ये उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये पिघल जाएगी तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये उतना ही रहेगा। क्लियर। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। ऐसा कैसा होता है दोस्तों? आपने देखा होगा खेतों में जो पाइप लगे होते हैं वो भी फट जाते हैं। जो जल है, मान लीजिए ये पानी है, इसमें अच्छा पानी बह रहा है, लेकिन अब ठंडी के कारण इसमें जमाव होने लगा, तो जल जमने पर आयतन में बढ़ता है। तो बढ़ेगा तो यहाँ ऊपर प्रेशर जाएगा, नीचे प्रेशर जाएगा, तो ये फट जाएंगी। इसी प्रकार वो यहाँ बता रहे हैं कि जो भारी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। किसके कारण? कैपिलरी क्रिया के कारण। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव घट जाता है। डिटर्जेंट, अब समझिए, पृष्ठ तनाव घट जाने का मतलब थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों, हमको बार बार कंफ्यूज करता है ये अपन ने ऐसा बना लिया कोई पात्र, अभी इसमें पानी है नॉर्मल, तो पृष्ठ तनाव नॉर्मल है। हमने डिटर्जेंट जैसे ही डाला तो पृष्ठ तनाव कम हो गया। कम का मतलब होता है कि पानी के जो अणु हैं वो आपस में दूर दूर इतने हो गए हैं कि मान लीजिए हम जब भी इसमें कोई कपड़ा डालेंगे तो वह पानी अच्छी तरीके से उनके अंदर चला जाएगा और मैल जो भी होगा, जो भी गंदगी होगी, उसको अच्छी तरीके से बाहर निकाल लेगा। वह होता किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। अब इसी पृष्ठ तनाव को और सुनिए। आप लोगों ने एक प्रश्न सुना होगा कि गर्म भोजन हमको खाने में ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव चूंकि गर्म भोजन का कम होता है और भोजन पूरी तरीके से हमारे पूरे मुंह में बराबर तरीके से बढ़ जाता है, इसलिए हमें गर्म भोजन जो है वह ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ठंडे की अपेक्षा। ठंडे में क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम होता है, पूरे मुंह पर वो नहीं आ पाता, इसीलिए। तो अब आप पृष्ठ तनाव समझ गए होंगे। पानी का एकदम से फैल जाना मतलब पानी के अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी ही पृष्ठ तनाव है। क्लियर। मतलब पृष्ठ तनाव का घट जाना है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन से। आर्किमिडीज का नियम किससे है? प्लवन से, यानी तैरने वाले से। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम है। क्या है? जल से कम है। क्लियर। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने के कारण ही पृष्ठ तनाव होता है। जो बूंदें गोलकार होती हैं ना, ऊपर छत से आप नीचे फेंकेंगे अपने आप गोल हो जाएंगी, तो ये गोल जो ले लेती हैं एक अपना रूप, ये क्यों ले लेती हैं गोल? ये इसीलिए ले लेती हैं दोस्तों, इसी पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? सतही तनाव के कारण। चाहे पृष्ठ तनाव आ जाए कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, सतही तनाव ही पृष्ठ तनाव है, कंफ्यूज मत हो जाना। एक द्रव, क्योंकि सतह और पृष्ठ एक ही तो चीज है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसके कारण पृष्ठ तनाव। फिर वही आ गया। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि यह लार्वा के सांस में बाधा डालता है। क्या करता है? लार्वा के सांस में बाधा डालता है। दूसरी बात, मिट्टी का तेल डाल देने पर एक तरीके से वो भी कम हो जाता है। क्या? जो उनका पृष्ठ तनाव है, तो लार्वा उसी में पहले तो ऊपर रहते हैं, फिर वो नीचे ही डूब के उसी में मर जाते हैं, सांस भी नहीं ले पाते। पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव। क्लियर। स्थिर गति से जा रहे खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है कहाँ?
उसके हाथ में। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार बालक गतिज स्थिति में है ना दोस्तों, उसी प्रकार जो गेंद है वह भी गतिज स्थिति में है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व घट जाता है दोस्तों। क्या होता है? घनत्व घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाएगा। क्या होगा? भार घट जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। क्या? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। हम जानते हैं स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वह बाहर चली जाती है। संवादक का मतलब समझ रहे हो? एडजस्ट। एडजस्ट से क्या होता है? जो एडजस्ट पंखे लगे होते हैं ना, वो अपने आप चलेंगे और जो हवा होगी गर्म हवा वो ऊपर रहेगी, तो गर्म हवा ऊपर की ऊपर बाहर निकलती चली जाएगी। गर्म हवा का स्वभाव ये है कि वह हमेशा ऊपर की ओर जाती है। अब चूंकि ऊपर की ओर तो चली गई, अब हमें क्या करना है कि ऊपर की वायु को नीचे नहीं लाना, क्योंकि जब वह ऊपर चली गई तो धीरे धीरे नीचे भी तो आएगी। लेकिन एडजस्ट फैन भी ऊपर ही लगे होते तो बाहर ही के बाहर उसको वो निकाल देते हैं। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आ जाती है। जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब में कमी आ गई। अब जब कमी आ गई तो जो पेन के अंदर का वायुदाब है या उसका जो वायुदाब है, सॉरी, उसका जो दाब है, किसका, जो एक तरीके से इंक भरी हुई है, वो तो बराबर पे है। जहां वो देखती है कि वायुमंडल का दाब कम होने लगा तो वह वायुमंडल की ओर बढ़ने लगेगी। क्योंकि ये नियम हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु, अगर देखा जाए, सॉरी, कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो, वह अधिक दाब से निम्न दाब की ओर तुरंत जाने की कोशिश करती है। जहां गड्ढा होता है वहां पर जाने की कोशिश करती है। तो इस चक्कर में जो स्याही है वो बाहर निकल आती है। धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रत्यस्तता अधिक होती है। धक्का सह, हाँ, धक्का सह प्राय स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रत्यस्तता अधिक होती है। धक्का सह मतलब नहीं समझे? वो जो आप लोगों ने ट्रेनों में देखा होगा एक दूसरे से चिपकी होती हैं, पहली। दूसरा, कमानी देखा होगा जो ट्रैक्टरों में रहती हैं, सॉरी, ट्रकों में रहती हैं कमानी। या फिर आप सीधे सीधे सॉकअप को ले लें, जो गाड़ी के सॉकअप होते हैं वही। ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है? 746, सबको पता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे तो -10 मीटर प्रति सेकंड। सूत्र आप लोगों को मालूम होगा, लगा लीजिएगा। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। क्या हो जाए? सहसा कम हो जाए। अंड मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। कहाँ आएगा? ऊपर आ जाता है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होगा? विस्थापित पानी के भार के बराबर। यही उदाहरण दोस्तों होता है जब कुएं से हम पानी निकालते हैं। तो जैसे ये कुआं है, तो यदि ये जो बाल्टी है, ये बाल्टी, ये रस्सी लगी हुई है, ये बाल्टी, अब पानी का तल कुएं में इतना है तो बाल्टी जब नीचे रहेगी तो हमको हल्का लगेगा यहाँ से उठाने में। जैसे ही बाल्टी यहाँ तक पहुँचती है तो हमें भारी लगने लगता है। वही बात यहाँ पर भी है। क्लियर? बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहले नियम के द्वारा। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है, लगभग में 150 से ज़्यादा क्वेश्चन है वह हो चुकी है। अब अपन मिलते हैं कल क्लास में, है ना। इसी प्रकार दोस्तों अगर देखा जाए तो
शाम को 4 बजे सामान्य प्रबंधन, जो कि एक नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, उसकी क्लास चालू हो जाती है। और लगभग में सामान्य प्रबंधन की 4 से 5 क्लासें और रह गई हैं, उसके बाद पूरा सामान्य प्रबंधन समाप्त हो जाएगा। सामान्य प्रबंधन की देखी जाए तो लगभग 40 से 42 क्लासें होंगी दोस्तों। उनको देखिए, यदि आप लोगों ने पटवारी वाला एग्जाम दे रखा है, और बाकी यदि दूसरे एग्जाम की है तो बाकी सामान्य विज्ञान तो आपके काम का है ही। फिर से कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें।